पर रण। आप समझ ही गए होंगे, छत्तीसगढ़ में 24 की तीसरी लड़ाई चल रही है और गढ़ के इस अंतिम संग्राम में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर रिजर्वेशन को खत्म करने के आरोप मढ़ रही है। 15 महीने से राजभवन में अटका हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक भी इस महासंग्राम में खूब उठ रहा है, लेकिन इसका क्या असर वोटरों पर पड़ेगा और आखिर तीसरे चरण की लड़ाई आरक्षण पर आकर ही क्यों अटक गई है? आज चर्चा हम इसी विषय पर करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान भी होंगे, उनका परिचय भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रिजर्वेशन को खत्म करना, आरक्षण को समाप्त, दलितों पिछड़ों के आरक्षण में कि रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। धर्म पर आधारित आरक्षण, मतलब ये है कि आरक्षण के विरोधी हैं। आरक्षण को समाप्त करने का। आरक्षण आरक्षण और सिर्फ आरक्षण। 24 की तीसरी लड़ाई के बीच देश भर में रिजर्वेशन पर घमासान मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का रण और ज्यादा भीषण है, क्योंकि 2022 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 76% आरक्षण का बिल विधानसभा में पास किया, जो 15 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक राजभवन में अटका है। इसे लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। गढ़ के अंतिम संग्राम में कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में लगी है और बीजेपी को चुनौती भी दे डाली है। इनका मकसद है संविधान बदलने का, लोकतंत्र खत्म करने का, आरक्षण को समाप्त करने का। भारतीय जनता पार्टी अगर आरक्षण पक्षधर है तो 15 महीना से अधिक राजभवन में छत्तीसगढ़ के आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति का आरक्षण का बिल लंबित है, उसको क्यों पारित नहीं कराती? पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म नहीं होगा, एसटी एससी का नहीं होगा, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं लोग? 27% आरक्षण तो हमने पास किया विधानसभा से, अभी तक लंबित है। इसका मतलब ये है कि आरक्षण के विरोधी है, स्पष्ट हो जाता है। कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती दी तो बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस धर्म आधारित आरक्षण देने की कोशिश कर रही है। हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से पिछड़े वर्ग के हक को छीनकर धर्म पर आधारित आरक्षण देने का लगातार प्रयास किया है, चाहे कर्नाटक हो, अन्य राज्य हो। तो ये कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति और पिछड़ा वर्ग के हितों पर कुठाराघात करने का काम कर रही है, जो संविधान के विपरीत है। आरक्षण हमेशा से देश में सियासी मुद्दा रहा है। 24 की लड़ाई के दौरान राजनीतिक दल अपने को आरक्षण हितैषी साबित करने में जुटे हैं। तभी तो घोषणा पत्र से दूर चुनाव अब आरक्षण पर आकर टिकता दिख रहा है, जिसे भुनाने में बीजेपी और कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता के मन में ये मुद्दा कितना असर डालता है और किस पार्टी की सियासी नैया पार लगाता है। तो देखिए 24 के रण में इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा जो चर्चा में चल रहा है वो है आरक्षण। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन आखिरकार कौन इसके विरोध में है, कौन इसके पक्ष में है? बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ जो मेहमान जुटे हुए हैं, चलिए उनका परिचय करा दे। उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। नितिन भंसाली जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर। और शुरुआत में मनीष जी आपसे ही करना चाहूंगा। देखिए आरक्षण का मुद्दा, अगर आज के दौर में बात करें, तीसरे दौर का अब ये मतदान है, आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्माते हुए नजर आ रहा है। आप कितना महत्वपूर्ण इस मुद्दे को मानते हैं आज के इस दौर में? नहीं, देखिए ललित जी, चुनाव है, चुनाव में सभी प्रकार के दांव पे आजमाए जाते हैं। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार के द्वारा जो आरक्षण को हाईकोर्ट ने जब निरस्त किया था, और उसके बाद से ही आरक्षण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में समय समय पर उठता रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि क्वांटिफाइबल आयोग का गठन किया था सरकार ने, लेकिन उसकी रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की भारतीय जनता पार्टी। और फिर उसके बाद विधानसभा में उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करके गवर्नर के पास भिजवाया था, जिसे गवर्नर संविधान सम्मत न मानते हुए उसको वहां पर राजभवन में रुक गया।
और अब तो चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है और जिस प्रकार के दांव पेच लोकसभा में कहीं संविधान बदलने की मांग होती है तो कभी आरक्षण को निशाना बनाया जाता है, निश्चित रूप से दोनों पार्टियां, छत्तीसगढ़ चूंकि आदिवासी और पिछड़ा बाहुल्य इलाका है, यहाँ पर ये मुद्दा ज्यादा प्रभावी होगा क्योंकि समाज का कमजोर तबका जहां पर है और अगर उनके हितों की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं ये बात उस वर्ग को प्रभावित करती है। और चुनाव में जिस प्रकार के दांव पेच के खेले आते हैं कि जीतने के लिए हर दांव जो है वो राजनीतिक दल जो है वो लगाते हैं, तो मुझे लगता है उस दृष्टि में अगर हम देखें तो ये एक बड़ा मुद्दा है। पर ये देखना भी दिलचस्प होगा कि चूंकि तीसरे दौर में ये मुद्दा बहुत ज्यादा प्रभावी हुआ है क्योंकि जो प्रथम चरण में 1 सीट था, दूसरे चरण में 3 सीटों का चुनाव था और तीसरे चरण में 7 सीटें हैं और ये 7 सीटें जो है इनमें से 3 सीटें जो है वो आदिवासी बाहुल्य इलाके की हैं और बाकी सीटें ओबीसी वर्ग की हैं, किसान वर्ग जहां प्रभावी होता है। मुझे लगता है इसलिए जो है इस चुनाव को यहाँ पर इस प्रकार के दौर में लाया गया है और कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है वो मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा क्योंकि ये मुद्दा जो है इसीलिए उठ रहा है क्योंकि आदिवासी बहुल सीटें भी हैं और ऐसे में दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को उठाल रही है। और उमेश घुरमोड़े जी का मैं रुख करूंगा। उमेश जी, देखिए, राहुल गांधी भी आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस तो तमाम आरोप लगा ही रही है। उन्होंने कहा है कि आप जो है संविधान बदलना चाहते क्योंकि आप आरक्षण के खिलाफ है। देखिए, इस तरह का नैरेटिव सेट हो रहा है, लेकिन ये बात बताइए कि आखिरकार क्या आपका स्टैंड है? और जब भी कांग्रेस जब आपके खिलाफ ये बात करती है कि आप आरक्षण के खिलाफ है, आप तुष्टिकरण की बात को उठाते हैं। देखिए, मुझको लगता है कि माननीय राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को हार का पूर्वाभास हो चुका है और जब जब कांग्रेस हार के पूर्वाभास से ग्रसित होती है तो नैरेटिव सेट करने, भ्रम फैलाने, भय फैलाने का काम करती है और मुझको लगता है कि उसी एजेंडे पर राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस यहां पर काम कर रही है। और रह गई बात देश के अंदर की, देश की जनता की, तो देश की जनता बड़ी समझदार है और इसी बात का भय कांग्रेस को सता रहा है और इसीलिए कांग्रेस एक तरफ नैरेटिव सेट करने का विषय हो, दूसरी तरफ ध्रुवीकरण की राजनीति करने का विषय हो या फिर तुष्टीकरण की राजनीति करने का विषय हो, इसमें अपने आप को कांग्रेस बड़ी माहिर समझती है। लेकिन वो 2014 से जनता के बीच में एक्सपोज हो चुकी है और उसकी ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति को देश की जनता ने बेहतर तरीके से समझ लिया है और इसीलिए एक बार फिर से कांग्रेस ये असफल प्रयास कर रही है। आरक्षण को लेकर के जिस प्रकार से भ्रम फैलाने का काम हो रहा है, जिस प्रकार से डराने का काम हो रहा है, जनता जानती है कि देश के अंदर में बीते 10 वर्षों के अंदर में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार प्रयास किए, लगातार काम किए हैं। चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने का विषय हो, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात कर लूं तो 12 जातियों का एसटी का जो मात्रात्मक त्रुटि के कारण वो शामिल नहीं हो पाए थे, उनको शामिल करने का विषय हो या फिर तमाम तरह के विषय हो। छत्तीसगढ़ के अंदर की अगर मैं बात कर लूं तो किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर में 50% आरक्षण को बढ़ा करके 58% करने का काम होता है और कांग्रेस की ही नेत्री उसके खिलाफ न्यायालय के अंदर में जाती है। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने भी देखा है किस प्रकार से ओबीसी आरक्षण वाले मामले में एक व्यक्ति न्यायालय के अंदर में जाता है और जब कांग्रेस की सरकार में ही उसको पुरस्कृत करने का काम होता है, एक शॉर्ट पीठ के चेयरमैन के रूप में उसको बैठाने का काम होता है। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने इसको भी देखा है किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर में जो आरक्षण संशोधन विधेयक पास होकर आता है और जम्मू कश्मीर के अंदर में फर्स्ट रिएक्शन ले लें को उनका अधिकार देने ठीक का है सर, काम आऊंगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ठीक, करती उमेश जी है। आऊंगा मैं आपके पास, आपके सवाल लेकर चलता हूं। नितिन जी, देखिए, लगातार ये बार बार आरक्षण की बात क्यों करनी पड़ रही है? राहुल गांधी भी आते हैं, वो लगातार आरक्षण की बात करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं। आपने भी तो 60 साल तक शासन किया ना सर, आपको क्यों लगता है कि जो है जातिगत जनगणना हो, सर्वे की बात हो, आपको लगता है कि बीजेपी इसके विरोध में, और बीजेपी आरोप आप पर लगातार लगा रही है कि आप एक भ्रम फैला रहे हैं? देखिए, आपने ये पूछा कि 60 साल हमने शासन किया तो क्या किया, तो बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए ढांचे पर हम खड़े हैं और हम उस संविधान की इज्जत करते हैं, उस संविधान को मानते हैं।
पर ये जो बार बार एक नारा लगा रहे हैं ना कि 400 पार, इनके नेता कहते हैं कि 400 पार होगा तो हम देश का संविधान बदल देंगे, ये निश्चित तौर पर आरक्षण खत्म करेंगे। मैं आपको बता दूं, इनके आरएसएस प्रमुख ने 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में ये कहा, मोहन भागवत जी ने, कि देश में अब समय आ गया है कि आरक्षण की समीक्षा करके उसे खत्म कर देना चाहिए। 2017 में आरएसएस के प्रचार प्रमुख मनोहर वैद्य ने यूपी के चुनाव के समय कहा कि आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। हाल ही में आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जो हमारे थे अब इनके हो गए, उन्होंने कहा आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। 2018 में बीजेपी सांसद सीपी ठाकुर ने दलित आरक्षण का विरोध किया। तो आरक्षण का विरोध ये किस प्रकार करते हैं, मैंने इसका विवरण दिया और विवरण लंबा है। ठीक है, उमेश जी बताएंगे इसके बारे में। कांग्रेस की सरकार ने, मैं आऊंगा आपके पास उमेश जी। एक सेकंड ललित जी बताइए, आप ही का सवाल ले कांग्रेस की सरकार ने 76% आरक्षण सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित करके राजभवन भेजा। वो आज भी राजभवन में अटका हुआ है। भाजपा यदि आरक्षण की फेवर में है तो जाए और उनके हकों के लिए, आरक्षण लाभार्थी के हकों के लिए जाए, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करें और उस विधेयक को पास करवाएं। उमेश जी देखिए, 15 महीने से ये अटका हुआ है, जिसका आरोप वो लगा रहे हैं, इसको क्लियर क्यों नहीं करते हैं? वो इसलिए आरोप भी लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके जो तमाम बड़े और दिग्गज नेता हैं जिनके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, उनकी तरफ से आरक्षण के विरोध में बयान आया। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, नितिन भंसाली जी ने स्वयं कहा कि विधानसभा के अंदर में सर्वसम्मति से आरक्षण का विधेयक पास हुआ। मुख्य विपक्षी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी थी, हमने सहमति दी, इसीलिए आज नितिन जी कह पा रहे हैं कि सर्वसहमति से वो पास हुआ। और लगातार क्वांटिफाइबल डाटा का विषय हो, तमाम तरह का विषय हो, लगातार इन विषयों पर सदन के अंदर में चर्चा हुई, तमाम तरह के विषय निकल कर के आए, आप लोगों ने भी उसको बेहतर तरीके से कवर किया। ये बार बार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बात कर रहे थे और तमाम तरह के विषय यहां पर रख रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये हम पर आरोप लगाते हैं कि हम संविधान खत्म कर देंगे और तमाम तरह की चीजों को लेकर के ये हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बताते हैं कि 2011 तक जिस जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के अंदर में तमाम वर्गों के लिए आरक्षण बहाल था, 2011 में वो आरक्षण खत्म क्यों हो गया? 2011 के अंदर में किसकी सरकार थी नितिन जी, जरा आप बताइए। आप बताइए 2014 से खत्म हुआ और 2011 के अंदर में आरक्षण वहां पर खत्म हो जाता है और माइनॉरिटी को, मुस्लिमों को वहां पर आरक्षण मिल जाता है। ये कौन से संविधान की आप बात कर रहे हैं और कौन सा संविधान का संशोधन हो जाता है? वो 2011 के अंदर में देश की जनता ने देख लिया है। और लगातार अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करें, ये आते हैं वहां पर 5% आरक्षण माइनॉरिटी के लिए ले आते हैं, कर्नाटक में ये आते हैं वहां पर 4% आरक्षण माइनॉरिटी के लिए आते हैं। हक किसका मारा जाता है? एससी और ओबीसी का। और ये हम पर आरोप लगाते हैं एसटी और ओबीसी का अधिकार छीनने का काम। ठीक है उमेश जी, ठीक है। नितिन जी मैं आऊंगा आपके पास। ठीक, नितिन जी वो आरोप ये लगा रहे हैं कि जहां जहां आपने आरक्षण देने की बात कही है, वहां आप किसी न किसी का आरक्षण तो मार ही रहे हैं ना। हमला करने का काम किया है नितिन जी, इस बात का जवाब आप कब देंगे? छत्तीसगढ़ के विषय में भी ठीक है। चलिए मैं आप दोनों की बात समझ गया, एक एक करके आऊंगा। मनीष जी के पास जाना चाहूंगा। ठीक है सर। मनीष जी देखिए, लगातार आरक्षण की बात होती है, लेकिन कोर्ट की तरफ से भी एक लिमिट है, उससे ऊपर तो आरक्षण दिया नहीं जा सकता। लेकिन आरक्षण जब भी किसी के लिए दिया जाएगा तो किसी न किसी का काटा जाएगा, ये भी तो तय है। इसी को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती है, तो विरोध में कौन है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये चुनावी दांव पेच है, सियासी दांव पेच इनको हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों दल जो है, जहां कांग्रेस भाजपा पर एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण का प्रभावित होने का आरोप लगा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर धार्मिक आरक्षण देने की बात कह रही है। और जिस प्रकार से संविधान में या सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन तय की है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, और इसके चलते जो है हर व्यक्ति, हर समूह और हर दल अपने हिसाब से उसको परिभाषित करके
वो विधानसभा के माध्यम से पारित करके कहीं ना कहीं राज्यपाल के पास भेजा जाता है या राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। पर चूंकि संविधान प्रमुख होने की वजह से जो मान्यताएं हैं या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को देखते हुए उस आरक्षण पर जो है अब तक नियम बनते रहे हैं। छत्तीसगढ़ जो चूंकि पिछड़ा राज्य है, गरीब और यहाँ पर मजदूरों की संख्या काफी ज्यादा है और इस कारण जो है यहाँ पर आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस प्रकार से क्वांटिफाइड डेटा का जो आयोग बना था, वो अगर वो रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए थी, वो रिपोर्ट जो है सार्वजनिक नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं इस आरक्षण को सभी राजनीतिक दल अपने हिसाब से प्रस्तुत करते हैं और जनता के बीच में सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं कि हम आपके समर्थक ज्यादा हैं, हम आपके समर्थक और सामने वाली पार्टी आपके समर्थक कम है। मुझे लगता है ये चुनावी दांवपेच है। चुनावी दांवपेच के बाद फिर स्थिति सामान्य होगी और फिर इस पर जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या होता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल नितिन जी, देखिए आपने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों पर चलते हुए आपने आरक्षण को लागू किया 60 साल तो जिनका आप जिक्र कर रहे थे, फिर आखिर क्या हुआ? मोदी सरकार आने के बाद क्या हुआ? आरक्षण बंद हो गया था या फिर आप ज्यादा की मांग कर रहे हैं? देखिए वही हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा तो दिया नहीं जा सकता, किसी एक का दिया जाएगा, किसी एक को काटा जाएगा। ललित जी कैसे ज्यादा नहीं दिया जा सकता? ठीक, जो विधेयक छत्तीसगढ़ में पास हुआ था उसी प्रकार का सेम विधेयक उस समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य में पारित हुआ था, कर्नाटक में, वहां पास हो गया था। वहां गवर्नर ने, भाजपा की सरकार थी उस समय, तो हस्ताक्षर कर दिए थे, पर छत्तीसगढ़ में नहीं किए क्योंकि यहाँ पर विवाद करना था कैसे भी खड़ा इनको। ये एक ही काम की बात कर रहे हैं, बार बार ये बोल रहे हैं 400 पार 400 पार। मैं कह रहा हूं इस संविधान और आरक्षण खत्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, ये बार बार आ रहा हूं मैं जी, आप ही इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, यदि इनकी सरकार बनती है तो वन नेशन नो इलेक्शन, ये उस तर्ज पर काम करना चाहते हैं। जवाब ले उनको लेंगे। ये पता मैं आ रहा हूं उमेश जी, आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही के पास। ये आपका जो काला जादू था, जिस काले जादू में जो जनता भ्रमित हो गई, चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। टूट चुका है सर आपका काला जादू टूट चुका है, वो आरोप लगा रहे हैं। ठीक है सर, नितिन जी जवाब ले लेते हैं। उमेश जी, वशीकरण ठीक है सर, नितिन जी जादू की बात कर रहे हैं जी उमेश जी। देखिए एक और उदाहरण दे देता हूं, ये खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। 1980 के अंदर में कांग्रेस बकायदा घोषणा पत्र में लेकर के आती है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर में आरक्षण खत्म। अरे सुन लो ना भाई, इंदिरा गांधी के समय का याद दिला रहा हूं। 1981 ठीक है नितिन जी, उनकी भी सुन लेते हैं, विश्वविद्यालय के अंदर में एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण मिलता था। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र का पालन करते हुए 1981 के अंदर में उस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर से एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण को छीनने का पाप करती है और आरोप हम पर लगाती है। देश की जनता के बीच में कांग्रेस यहां एक्सपोज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की ये दुहाई दे रहे थे, देखिए नियत और नीति का फर्क, अरे नियत और नीति का फर्क होता है। एक तरफ ओबीसी और तमाम वर्गों की राजनीति करने, सुन लो भैया, राजनीति करने के लिए पहले आप 72% आरक्षण की बात करते हैं, चोर दरवाजे से अपने व्यक्ति को न्यायालय के अंदर में भेजते हैं और न्यायालय खेल के छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद क्वांटिफाइबल डाटा, सदन और तमाम तरह के विषय ला करके प्रदेश की जनता को फिर दिग्भ्रमित करते हैं। ये आपके 58% आरक्षण के मामले में आप आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस प्रचार प्रमुख मनोहर वैद्य, आचार्य जवाहरलाल नेहरू का भी बता देता हूं। अरे जवाहरलाल नेहरू ने क्या चिट्ठी लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में तमाम मुख्यमंत्रियों को क्या चिट्ठी लिखी थी? ललित जी ये चिट्ठी बता दे, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो मुख्यमंत्री को लिखी थी क्या लिखा था? मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, ये नेहरू जी कहते हैं, मैं किसी भी आरक्षण। अच्छा उमेश जी एक बात बताइए, उमेश जी एक बात बताइए, जो आरक्षण संशोधन विधेयक जो अटका हुआ 15 महीने से, क्या वो अब वो पारित हो जाएगा? आपकी तो सरकार है ना उमेश जी सरकार तो आपकी है ना, समझ चुकी है कांग्रेस क्या चाहती है। एक बात बताइए उमेश जी, आपकी सरकार है ना, अब वो जो 15 महीने से अटका हुआ आरक्षण विधेयक है जिसको आप कह रहे हैं कि आपने भी उसमें समर्थन दिया इसलिए वो पास हुआ, अब वो पारित हो जाएगा? देखिए
उस वक्त भी तमाम तरह के विषय निकल करके आए थे। हमने बिल्कुल निसंदेह उसमें समर्थन दिया, इसलिए कह पा रहे हैं। और उस वक्त भी हमने कहा था कि सदन, अरे सुन लो ना भैया, सुन लो, अब आपकी पोल खुल रही तो सुन लीजिए। सदन में हमने बार बार कहा कि ये समर्थन तो है, ये आरक्षण, ये बिल पास होना चाहिए, लेकिन इनके तमाम पहलुओं पर इस लिहाज से, चाहे क्वांटिफाइबल डाटा का विषय हो या तमाम तरह का विषय हो, उस पर इस लिहाज से एक्सपर्ट के साथ भी चर्चा होनी चाहिए, ताकि आगे जाकर के वो कानूनी पेच में ना फंसे। हमारे विधायकों ने बार बार कहा कि क्वांटिफाइबल डाटा रखिए, हम नहीं चाहते कि न्यायालय के अंदर में जाकर के ये राजनीति का शिकार हो, ये न्यायालय के अंदर में जाकर के छत्तीसगढ़ की जनता के साथ फिर से धोखा हो, इसलिए इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के नियत में खोट थी, ये केवल वोट बैंक की राजनीति करना चाहते थे, ये केवल एसटी, एससी और ओबीसी को बांट करके ध्रुवीकरण की राजनीति का जहर छत्तीसगढ़ में घोलना चाहते थे। एक क्लोजिंग कमेंट, और आज ये उस विषय पर राजनीति कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य और दुखद विषय है। छत्तीसगढ़ की जनता इनकी नियत को समझ चुकी है, एक क्लोजिंग, इसमें भी इनको सबक ठीक है सिखाने सर, ठीक है सर। क्लोजिंग कमेंट मनीष जी से लेना चाहूंगा। मनीष जी, जिनके लिए इतनी लड़ाई हो रही है, उनके सामाजिक उत्थान के लिए कौन प्रयास कर रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पिछड़े हैं, शिक्षित भी नहीं है। उनके लिए कौन पार्टी काम कर रही है और किस तरह से कर रही है? क्योंकि केवल आरक्षण की बात करना, लेकिन आखिरकार उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है। जो आरक्षण जो है विधेयक अटका हुआ है, बहुत सारी चीजें फंसी हुई है, तो ऐसे में उनके उत्थान के लिए काम कौन कर रहा है? नहीं, निश्चित रूप से ललित जी, बहुत अच्छा सवाल है। जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर के चुनावी दंगल अभी चल रहा है, मुझे लगता है कि अभी आपने जैसे कहा कि बीजेपी जब चूंकि सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित हुआ था, बीजेपी का स्टैंड क्या होगा। देखिए, ये जो है, कोई भी आरक्षण को लेकर के कोई भी दल पिछड़ना नहीं चाहता, और कोई भी दल जो है वो अपने आप को दूसरे उन वर्गों का दुश्मन अपने आप को साबित नहीं करना चाहता जो उनके आरक्षण पर कहीं ना कहीं कोई सवालिया निशान खड़ा हो। तो उस समय की तात्कालीन आवश्यकता थी, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने भी जो सदन में जो विधेयक आया कांग्रेस का, बिना चर्चा के उसको पारित कर दिया, और उसमें बहुत सारे पेंच है। मुझे लगता है कि अब उस मामले को लेकर के नए सिरे से फिर से विचार होगा, और जो संवैधानिक बाध्यताएं होंगी या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से होगा। लेकिन इससे भी परे जो एक सवाल है कि आखिर आरक्षण से ही क्या भला होगा इन वर्गों का, ये बहुत उनकी जो दूसरी आवश्यकताएं है उनको लेकर के ये दल क्यों गंभीर नहीं है। मुझे लगता है उस दिशा में, उस विषय में भी लोगों को आना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनके उत्थान के लिए जो जमीनी हकीकत है उसको एक्सेप्ट करके समय इतना था, उनके विकास की दिशा में पहल करनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर यह तीसरा चरण है और आरक्षण पर टकराव हो रहा है। आरक्षण एक मुख्य मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या वाकई में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को इसका लाभ मिलेगा? क्या उनका पुनरुत्थान हो पाएगा? ये बड़ी बात है, और ये दोनों ही पार्टियों को सोचना होगी, क्योंकि यही असली बात है जो उनके दिलों तक पहुंचेगी और वो वोट करेंगे। फिलहाल तीसरा चरण आरक्षण पर रण में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आरक्षण में रिजर्वेशन को खत्म करने, आरक्षण